पढ़ने वालों को मेरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिरकार कूलम्ब ने इस लॉ को कैसे ड्राइव किया। देखेंगे क्या हो अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एक साथ हो। देखेंगे क्या हो कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, और साथ ही देखेंगे सेल थ्योरम्स। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात आती है टर्मिनोलॉजीज की। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होंगी कूलम्स लॉ में। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट क्या है मैथमेटिकली? स्पेस में कुछ ऐसी चीज जिसका वॉल्यूम और एरिया दोनों जीरो, राइट? ये तो हो गया मैथमेटिकली। बट क्या फिजिक्स में भी ऐसा ही है? तो आंसर है नहीं। फिजिक्स में हम लोग इस एरिया का और वॉल्यूम को जीरो ना मान के अप्रोच टू जीरो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अप्रोच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक फुटबॉल है, ठीक है, और आपने इस फुटबॉल को अपने से बहुत दूर भेज दिया है। तो धीमे धीमे क्या होगा कि आपकी फुटबॉल छोटी और छोटी और छोटी दिखेगी। तो यानी कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आपको फुटबॉल कैसी दिख रही है? छोटी, राइट? अच्छा, यानी कि जो डिस्टेंस है किससे? उसके साइज की तुलना में, राइट? यानी कि अगर डी बहुत ज़्यादा हो जाए साइज से, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारी फुटबॉल है पॉइंट साइज की है। ठीक है, तो ऐसे अगर दो चार्ज हो तो बोलेंगे पॉइंट चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे देखो हमारे पास ये दो चार्ज हैं, तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस इन दोनों के साइज से बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे? इन दोनों को हम लोग पॉइंट चार्ज। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम लोग एब्सोल्यूट साइज की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? हम लोग क्या कर रहे हैं? साइज को कंपेयर कर रहे हैं डिस्टेंस से। तो अगर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है साइज के कंपैरिजन में, तो वो हो जाएगी पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो बॉल्स हैं, क्रिकेट बॉल्स, राइट? और वो बहुत ही पास पास रखी हुई हैं, तो क्या उन्हें पॉइंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बट वो अगर 100-100 मीटर दूर रखी हुई है तो पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। बट 1 किलोमीटर दूर रखी हुई है तो और अच्छे से पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, राइट? तो एब्सोल्यूट साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रिलेटिव साइज। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी बात आती है F12 और हाँ, दूसरी बात आती है व्हाट इज दिस F12 F21। तो जहाँ कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए F12, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन बॉडी वन, फोर्स ऑन बॉडी वन या चार्ज वन ड्यू टू टू, ड्यू टू, यानी जो आगे वाला शब्द है इस पे चार्ज लगेगा और दूसरे वाले के द्वारा लगेगा। ठीक है, वैसे ही F21 का क्या मतलब हो गया? फोर्स लगेगा टू पे, फोर्स ऑन चार्ज टू, किसकी वजह से लगेगा? फर्स्ट की वजह से, ड्यू टू वन। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज है, राइट? इसको हम लोग वन मान ले रहे हैं, इसको टू मान ले रहे हैं। तो जिस वन पे चार्ज लगेगा वो हो जाएगा फोर्स F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और इस टू पे लगेगा एक की वजह से, वो हो जाएगा F21। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, अब R12 और R21 क्या है, राइट? तो सिमिलरली R12 का मतलब है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वन, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा? फ्रॉम सेकंड। यानी कि अगर ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो R12 क्या? ये टू है, ये फर्स्ट है। सो आपके यहाँ पे ये जो वेक्टर निकल के आएगा टू से वन की तरफ, ये हो जाएगा आपका R1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें R21 की, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ चार्ज टू फ्रॉम वन। अब ये वेक्टर है, राइट? सो वेक्टर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन से लेके टू की तरफ। ठीक, इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी ऐसे, R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, जब वेक्टर आपको मिलेगा।
सिमिलरली R21 इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1। क्लियर है यहाँ तक? यही कॉन्सेप्ट हम लोग अभी आगे यूज करने वाले हैं, सो अच्छे समझ लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कूलम्स लॉ है क्या, पहले समझते हैं लॉ क्या है, फिर समझेंगे आया कैसे। तो सिंपल तरीका है इसका। तो कूलम्स ने बोला कि भाई साहब अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज है 1 और 2, तो इस पे चार्ज मान लीजिए Q1, इस पे मान लीजिए Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस है कुछ R, ठीक। तो इनके बीच जो फोर्स होगा, वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच जो डिस्टेंस है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो आपको मिल जाएगा F इज इक्वल टू ए कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस कांस्टेंट की वैल्यू SI यूनिट्स में आपको मिल जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया इसका स्केलर फॉर्म, राइट। यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्शन वगैरह यूज नहीं किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे जब चार्ज को साइन के साथ रखोगे, विथ साइन रखोगे यहाँ पे, तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स अवे, दोनों चार्ज पे ऐसा धक्का लग रहा है कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। नेगेटिव आ जाए तो टुवर्ड्स ईच अदर, पास जाएंगे एक दूसरे के, टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए और डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। राइट, यानी कि अगर आपके पास चार्ज यहाँ पे है, 2 पॉइंट चार्ज है, इनके बीच डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर की है, और यहाँ पर हमारे पास 1 कूलम और 2 कूलम चार्ज है। इनके बीच जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0, दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। और 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 9 इंटू 10⁻9 इन SI यूनिट्स। तो आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2/5 न्यूटन, ठीक है। अब ये जो फोर्स है पॉजिटिव है, और तो क्या होना चाहिए, रिपेल, ये आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर रिपल्सन होगा, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं अगर यहाँ पर एक चार्ज मान लीजिए हम लोग नेगेटिव मानते हैं, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तब क्या मिलता है हमें, अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि दोनों चार्ज पास आना चाहते हैं। क्लियर सी बात, राइट। तो अगर जब भी अपोजिट चार्जेस होंगे हमें पता क्या है, अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज रिपेल करेंगे। क्लियर सी बात भाई, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दर्शा रहे हैं। ये तो हो गया हमारा स्केलर, राइट। तो अगर वेक्टर में जानना हो तो और भी सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो मान लीजिए सिंपलिसिटी के लिए आपके पास एक ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, राइट, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका Q1, ये आपका Q2। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1, इसकी डिस्टेंस होगी आपकी R2। क्लियर इतनी सी बात। अब देखो, अब यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा होगा, तो हमने समझा अभी थोड़ी देर पहले, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, K टाइम्स प्रोडक्ट Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R12, राइट। सो R12 का मोड का स्क्वायर, बट इसमें आना चाहिए क्या, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। सो यहाँ पे R12 का कैप, ठीक है, क्लियर सी बात है। सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट
Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉड स्क्वायर और R21 का कैप। क्लियर इतनी सी बात, राइट? कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड का स्क्वायर और R1 माइनस R2। हाँ, यहाँ पे ये आ जाएगा वेक्टर, तो यहाँ पे आप क्यूब कर दीजिए, ठीक है, राइट? ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ गया जब हम लोग मल्टीपल चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। क्लियर सी बात है, राइट? तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब मान लीजिए ये तो था सिर्फ दो चार्ज, अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो सिंपल तरीका क्या है, वेक्टर एडिशन फॉर मल्टीपल चार्जेस, राइट? सबको ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए सिंपलिसिटी के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, ठीक है? मान लो ये Q1 है, Q2 है और Q3 है। क्या करेंगे, तो चार्ज निकालते हैं फर्स्ट पे, ठीक है? फोर्स ऑन Q1, तो क्या लिखेंगे F1, सबकी वजह से है, तो क्या हो जाएगा F1 जो 2 की वजह से है प्लस F1 जो 3 की वजह से है प्लस F1 4 जो 4 की वजह से है। ऐसे जितने फोर्सेस होंगे सबको हम लोग ऐड कर देंगे, राइट? क्लियर इतनी सी बात। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कांस्टेंट, सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं सारे चार्ज जो भी है, थी देखिए यहाँ पे रखते हैं, क्या है कांस्टेंट के Q1 Q2 क्या आ जाएगा नीचे R12 क्यूब और R1 माइनस R2, ठीक है? सिमिलरली k टाइम्स Q1 Q3 क्या आ जाएगा R1 माइनस R3 का क्यूब R1 माइनस R3 का वेक्टर, ठीक है? सिमिलरली 4 के लिए Q1 Q4 डिवाइड बाई R1 माइनस R4 क्यूब और R1 माइनस R4 का वेक्टर। क्लियर है? ऐसे ही जितने भी होंगे सबके लिए हम लोग कर सकते हैं, यानी सबका वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा जिस भी चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये सब किसके लिए है, ये सब है पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है? कंटिन्यूस बॉडी पे भी ऐसा होगा नहीं, अभी देखते हैं आगे कैसा होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो ये तो था हमारा लॉ। अब ये आया कैसे, कैसे ड्राइव हुआ, इसको समझते हैं। तो देखिए जो हमारे कूलम साहब थे ना, उनको चार्ज नहीं पता था चार्ज की कितनी क्वांटिटी है, तो उन्होंने एक खुद ही इसकी डिस्कवरी की, ये डिवाइस बनाया आपको जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? ओके, इसका बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसका बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी रॉड ली, ठीक है? इस रॉड के दो तरफ दो मेटल के छोटे छोटे स्पीयर साइज में, मान लो जिंक या कोई भी एक मेटल मान लीजिए, दो मेटल एक लगा दीजिए, ठीक है? और इससे कनेक्टेड है, मान लीजिए आपकी रॉड है जो कि कंडक्टर नहीं है, और यहाँ पे दो आपने छोटे छोटे बॉल लगा दिए, ठीक है? इससे एक वायर को ऐसे बांध दिया ऊपर, ठीक है? ये आपका वायर हो गया। अब जैसे आपने देखा होगा ना कि वायर जब आपको इसको ऐंठ दो, इसको ऐसे ना, ऐसे इस बार वायर को हम लोग घुमाते हैं तो वायर, जैसे इसको मैं ऐसे बांध दूँ, इसको ऐसे घुमाऊँ, छोड़ दूँ, फिर धीमे धीमे आपस में बैक घूमता है, राइट? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो वायर है ना, तो जब आप घुमाते हो ट्विस्ट करते हो तो इसमें एक टॉर्क इकट्ठी हो जाती है, राइट? ठीक, क्लियर इतनी सी बात, यानी कि इसको बोलते हैं यहाँ पे इकट्ठी होगी एक रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है? बस इस सेटअप को उन्होंने इस डब्बे में रख दिया,
जो आपको ये देखो दो जो बॉल वाला सेटअप है वो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, और ये आपको जो वायर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से वायर फिक्स है, और यहाँ पे एंगल की रीडिंग है। यहाँ पे क्या है? एंगल की रीडिंग। एंगल कैसे? अब देखो, ये इसको रख दिया एक जार में, राइट। तो और ये दूसरा होल है, यहाँ से हम लोग एक चार्ज पार्टिकल पुट करेंगे, ठीक। ये जो दो लटके हुए थे ना, इसमें एक होगा चार्ज, दूसरा सिर्फ वेट को बैलेंस करने के लिए। अब देखो, तो भाई साहब ने क्या किया कि उनके पास चार्ज पता नहीं था अमाउंट, तो उन्होंने क्या किया, दो आइडेंटिकल कंडक्टर लिए छोटे छोटे, ठीक है। एक को किसी तरीके से चार्ज किया, ठीक, मान लीजिए क्यू चार्ज दे दिया इसको। अब इसी को उन्होंने दूसरे से टच कर दिया। तो जैसे ही आप टच करोगे, आपको पता है कि सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं, तो चार्ज क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जब उन्होंने इन दोनों को आपस में टच किया ऐसे, इसके पास रहेगा क्या? Q/2, इसके पास भी आ गया Q/2। ऐसे करके उन्होंने कई तरीके के चार्ज बना लिए, जैसे कि मान लो Q/2, Q/4, राइट। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो रीडिंग दिख रही है ना, अब इस एंड से चार्ज को इसमें डाला, ठीक। तो अंदर जैसे ही इसको ये टच करेगा, दोनों का चार्ज आधा आधा हो गया, राइट। तो इसके पास चार्ज यहाँ पे जाने के बाद इसमें एक डिफ्लेक्शन आएगा एंगल का, उसको नोट किया। फिर क्या किया, अब इसके पास ऑलरेडी एक चार्ज है, ठीक है। अब हमने दूसरा चार्ज पार्टिकल इसमें डाला, फिर कुछ डिफ्लेक्ट हुआ, वो एंगल नोट किया, राइट। ऐसे कर करके हमने बहुत सारे बार चार्ज को चेंज किया। फिर यहाँ पे जो इसकी जो हाइट है नीचे ले जाने की, इसको भी हमने वेरी किया। तो हमने क्या बेसिकली वेरी किया? चार्ज और उसके बीच की डिस्टेंस। इसकी वजह से हमें बहुत सारे एंगल मिले, और यहाँ पे एक टॉर्क की वैल्यू मिली जो यहाँ पे जनरेट हो रही होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो इन जब सारे को एक सही से अरेंज किया, तो उसको एक फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला मिला? जो हम लोग अभी सीख ही चुके हैं, राइट। F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ऐसे ड्राइव हुआ आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं? फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, राइट। अब हमें ये जानना है, जो अभी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ना, कि 1/4πε0। इसमें ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या बताती है? ये बताती है कि जो आपका मीडियम है, ठीक है, ये स्पेस की है, तो स्पेस के मीडियम के बारे में बता रही क्या, कि कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, एक तो बात। दूसरी बात, कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पास हो सकता है, उसको हम लोग भी आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हर एक मीडियम की अलग अलग होती है ना। तो क्या होगा कि किसी मीडियम में, ये तो स्पेस की होगी, किसी दूसरी मीडियम में कुछ और होगी, तो जो भी होती है वो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जब मीडियम चेंज होगा। इस के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। या फिर इसको बोलते हैं क्या? रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये मीडियम की डिवाइड बाई स्पेस की, तो इसको तब ए आर लिख देते हैं। दोनों की बात एक ही है, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पे? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर इतनी सी बात? और इसकी वैल्यूज होती है, ठीक है। क्या वैल्यू है? देखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है आपकी, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट्स में, ठीक है। और इसके अलावा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। स्पेस के लिए क्या होनी चाहिए? 1। एयर की भी लगभग 1 के बराबर, 1.0005 शायद, ठीक है। और आपके वाटर की हो जाती है 80, और मेटल्स की होती है इनफाइनाइट, ठीक है। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, तो जब भी स्पेस की बात होगी, तब तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला हमारा पास सीधा सीधा आ जाएगा, क्या? 1/4πε0 Q1
Q2/r²। ये तो था स्पेस में, बट अगर मीडियम चेंज कर दें, इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हम लोग कोई मीडियम लगा दें, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या फोर्स निकल के आएगा, 1/4πε0 इंटू k Q1 Q2/r²। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, तो ये तो हो गया डाइलेक्ट्रिक आने पे, ठीक है, पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक आ गया है। क्या होगा कि अगर डाइलेक्ट्रिक आधा दूर आए, मतलब पूरी जगह ना आए, कुछ ही पार्ट में आए, जैसे मान लीजिए इतना स्पेस है, ठीक है, इतना कोई डिफरेंट मीडियम है, यहाँ पे Q1 है और Q2, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपलिसिटी से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसके बीच में कोई एक मीडियम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। इसके बीच क्या फोर्स होगा, अभी हम लोग चेक कर चुके हैं, इसके बीच जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q1 Q2/r²। यहाँ पे k की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट, तो आप देखोगे कि टोटल फोर्स डिप हो रहा है, टोटल फोर्स कम हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको एयर में कन्वर्ट करें इक्विवेलेंट, यानी फोर्स यही रहे, तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हमें पता है कि यहाँ पे क्या है कि फोर्स हो रहा है कम, राइट, डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। सो हमने अब यहाँ पे डिस्टेंस कुछ बढ़ा दी, और कुछ इस तरीके से बढ़ाएगी, फोर्स सेम रहा, ठीक है। यहाँ पे ये आर थी, ये होगी हमारी आर डैश। तो यहाँ पे हमें जो फोर्स मिला, इसकी वैल्यू मिली F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r डैश का स्क्वायर। अब दोनों फोर्स क्या इक्वल, तो आप अगर यहाँ पे कंपेयर करो तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे दिख जाएगा, हर चीज कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ पे मिलेगा k r² इज इक्वल टू r डैश का स्क्वायर, और r डैश इक्वल टू √kr। यानी कि अगर किसी मीडियम में, ठीक है, दो पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच उतना ही फोर्स होगा जब हम उनको, उनकी जो डिस्टेंस है r डैश कर दें, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √k इंटू आर। यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ओके। तो अब इसको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2, और इनके बीच यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस है, जिसमें से 3 मीटर में तो एयर है या स्पेस है, और 2 मीटर में यहाँ पे कुछ भरा हुआ है, ठीक है, ये 3 मीटर हो गई और ये 2 मीटर, टोटल है 5 मीटर। तो अब कितना फोर्स होगा उनके बीच में, सिंपलिसिटी के लिए आप देखो, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, हम सारे फोर्स किस में कन्वर्ट करेंगे, एयर में। देखो कैसे, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। अब डिस्टेंस को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन एयर कितनी है, 3। दूसरा है मीडियम, मीडियम में क्या है, 2 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एयर की डिस्टेंस। कितनी एयर की डिस्टेंस होती, जो हो जाता √k इंटू इसकी डिस्टेंस 2, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू √k का स्क्वायर। ये हो जाएगा अब इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स। क्लियर है, डाउट हो तो इतना पोर्शन दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। राइट, अब यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, जहां पर आपको के की कोई वैल्यू दे देगा, 10 20 30 40 वट एवर, ठीक है। आपको बस इतना ही पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो याद रखने वाली चीज़ है, ये देखो एप्सिलॉन नॉट है, सीधा सीधा, यानी कि हम लोग स्पेस में कन्वर्ट कर रहे हैं सारी डिस्टेंस को। यहाँ पे 3 क्यों आया, क्योंकि 3 स्पेस ही था, राइट। और √k/2 क्यों आया, 2 डिस्टेंस थी हमारी किसी मीडियम में, उस 2 को हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे एयर की डिस्टेंस में, तो क्या हो जाएगी, √k/2, वो यहाँ पे आ गई है। क्लियर इतनी सी बात, आपने पुट किया और आपके पास आंसर आ गया। तो जब भी कुछ ऐसे मिक्सचर की तरह दिया जाए, राइट,
अब मान लीजिए यहाँ पे अभी तो दो ही मीडियम थे, 4-5 तरीके के मीडियम होते हैं। सपोज दैट ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, ठीक है। और मान लीजिए इतना तो आपका स्पेस है, इतने में K1 मीडियम है, K2 है, K3 है और K4 है, ठीक है। और सबकी डिस्टेंस अलग अलग है। मान लीजिए जो भी डिस्टेंस हो, इसकी मान लेते हैं R1, इसकी R2, R3, R4 और आई मीन R1 नहीं मानते, ठीक है, नॉट से कर लेते हैं, R0। एक सेकेंड, सिंप्लिसिटी के लिए इजी रहेगा, ठीक है। सो R1, R2, R3, R4। अब कितना फोर्स होगा? सेम सेम तरीका, राइट। फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 इंटू Q2। और डिस्टेंस को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। R0 स्पेस की है तो R0 आ गई। अब R1 है K1 डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू रूट ऑफ K1 प्लस सिमिलरली R2 रूट ऑफ K2, R3 रूट ऑफ K3 और R4 रूट ऑफ K4 स्क्वायर, राइट। सो फर्क नहीं पड़ता कितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में लगा दिए, जैसे भी लगाए हो आप इस तरीके से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर इतनी सी बात? सो हम लोगों ने क्या क्या जान लिया यहाँ तक? मैं बात करूँ तो हम लोग जान चुके हैं ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये जान चुके हैं कि अगर बहुत सारे हैं तो क्या करना है? वेक्टर एडिशन, सिंपल। अब और हम लोग जान चुके हैं फैक्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। अब जानते हैं कंटिन्यूस बॉडी के लिए, फिर जानेंगे टू सेल थ्योरम। सो अगर हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। अब ये तो था, हमने सीखा था पॉइंट चार्ज के लिए, बट क्या हो एक कंटिन्यूस बॉडी हो तो यहाँ पर एक मान लीजिए फुटबॉल, इसको हम लोग पॉइंट तो नहीं मानेंगे अब, राइट। और एक हमारे पास यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू, इस पे इतना क्यू चार्ज। अब क्या करेंगे? अब क्या फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, सही होगा? तो आंसर है नहीं। तो क्या करें अब? तो डायरेक्ट इसको मैं बोल रहा हूँ क्या फॉर्मूला ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर सही होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज के लिए, ये तो भाई साहब पॉइंट चार्ज है नहीं, राइट। ये पॉइंट है, ये नॉट पॉइंट चार्ज, कंटिन्यूस बॉडी है, ठीक है। अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लगा नहीं सकते, कैलकुलस का यूज करेंगे, राइट। सो कैलकुलस में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि इस बॉडी में हम लोग छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, इतना छोटा जितना हो सकता है, इनफाइनाइटली स्मॉल। तब तो ये पॉइंट चार्ज कन्वर्ट हो गया, राइट। और अब ये जो आपको दिख रहा है डी क्यू चार्ज और ये क्यू चार्ज, अभी दोनों चार्ज कैसे हो गए? पॉइंट। इनके बीच की जो भी डिस्टेंस है, राइट, अभी मान लेते हैं आर, ठीक। तो अब हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा अब हमारे पास? एफ यानी कि डी एफ, क्योंकि अभी तो टोटल फोर्स नहीं है छोटे एलिमेंट के बीच में, तो डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू अपॉन जो आर स्क्वायर, राइट। अब पूरी बॉडी का चाहिए होगा तो इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा एफ। और लिमिट क्या रहेगी? लिमिट रहेगी जो जो भी कंटिन्यूस वाली बॉडी है उसका साइज, ठीक है। क्लियर इतनी सी बात? ये तो था एक पॉइंट चार्ज हो, दूसरा हो तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपलिसिटी के लिए समझ लेते हैं, दो दो कंटिन्यूस बॉडी है, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, दूसरा भी यहाँ पे एक एलिमेंट, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ पे रहेगा कांस्टेंट एक बार में, फिर एक बार में दूसरा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अलग से बताता हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ पे ले लो और एक एलिमेंट यहाँ पे ले लो, ठीक है।
डी क्यू वन हो जाएगा, और इस पे चार्ज क्यू वन था तो यहाँ पे क्यू टू, तो यहाँ पे सिंपली डी क्यू टू स्मॉल एलिमेंट, राइट। अब वन बाई वन इंटीग्रेट कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू वन डी क्यू टू अपॉन, इनके बीच जो भी डिस्टेंस है आर स्क्वायर। तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे दो इंटीग्रेशन लगेंगे, राइट, एक दो, क्योंकि दो एलिमेंट है ना। सो ये निकल के आ जाएगा आपका टोटल फोर्स। तो आपको क्या करना है, पहली बार में इस जो पहला इंटीग्रेशन करना है इसमें, चाहे इसको कांस्टेंट मान लो चाहे इसको, एक चीज को कांस्टेंट मान लो। पहली बॉडी के जो भी बाउंड्री कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हुए पूरा बना दो, एक इंटीग्रेशन हट जाएगा, फिर दूसरा बचेगा, फिर अगली बार में दूसरे के लिए कर दो, ठीक है। क्लियर इतनी सी बात। तो कंटिन्यूस बॉडी दिखेगी तो आपको इस तरह से करना है, ओके। अच्छा, अब क्या बचा है, टू सेल थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत सारा समय बचाएगा। तो टू सेल थ्योरम में जो पहली थ्योरम है वो ये बोलती है कि अगर आपके पास एक सेल है, सेल मतलब खोखला, अंदर कुछ ना हो, है ना, अंदर से खोखली हो, सॉलिड नहीं है वैसे। अब और ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक। अब समझते हैं टू सेल थ्योरम। इसमें पहली सेल थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक सेल है जो कि क्या स्पेरिकल है, स्पेरिकल सेल है, इसके साथ ही अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो अगर कोई पॉइंट चार्ज बाहर है, कोई पॉइंट चार्ज बाहर है क्यू, इस पे चार्ज है कैपिटल क्यू, इनके बीच जो फोर्स होगा ठीक वैसे ही होगा जैसे कि अगर इसका जो सेंटर है सेल का, इसके सेंटर पे ये सारा चार्ज होता, राइट। तो अगर सेंटर डिस्टेंस इसकी कितनी है, इसको आर मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स आपको मिल जाएगा सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन से मुक्ति मिल गई है, राइट। पहले हमने क्या सीखा था, कंटिन्यूस बॉडी है तो सबका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर चार्ज बाहर है, एक स्पेरिकल सेल है, तो जो स्पेरिकल सेल है उस बाहर वाले चार्ज के लिए सेम ऐसे बिहेव करेगी कि उसका जो सेंटर है उस पर ही सारा का सारा चार्ज हो पॉइंट चार्ज के रूप में, ठीक है। हेल्प हो गई आपकी, राइट। दूसरी सेल थ्योरम क्या कहती है, सिमिलर सेल है, स्पेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और अब चार्ज पार्टिकल बाहर ना होकर अंदर है, ठीक है। इसके बीच क्या फोर्स होगा, इसके बीच जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज कई बार आपको आगे मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेल के बाहर पॉइंट चार्ज है तो सेम ऐसे बिहेव करेगा सेल जैसे कि जो चार्ज रखा हुआ है वो है सेंटर पे, ठीक। और चार्ज अंदर पहुंच जाए तो ऐसे बिहेव करेगा कि भैया कोई फोर्स है ही नहीं, ठीक। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए। अब ये चूंकि जो सेल है कैसे बिहेव कर रही है, पॉइंट चार्ज की तरह, तो अब ये जो हमने पॉइंट चार्ज लिया है, ठीक है, मान लेते हैं दो सेल ही हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 और 2, इनके बीच में कैसे फोर्स होगा। अब देखो हमें पता है अगर चार्ज बाहर है तो सेल कैसे बिहेव करती है, पॉइंट चार्ज के तरीके से। अब ये दोनों हमारे लिए सेल ना होकर क्या हो गए, दोनों से दोनों के दोनों हो गए हमारे पॉइंट चार्ज। और अब फोर्स ऑब्वियसली हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। Q1 Q2 फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। क्लियर है। सो आई होप इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है। सो तब तक यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।